खुशी घर पर नहीं थी। बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली बात थी यह, क्योंकि हमारी शादी के इस 20 वर्षों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिना कुछ मुझे बताए वो कहीं नहीं जाती थी। अगर किसी काम से अचानक जाना होता तो वह भी मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके बता दिया करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं था। ऑफिस से लौटने के बाद से ही बदहवास सा मैं उसे खोज रहा था। कमरों के अंदर, बाहर, बरामदे, बगीचे, स्टोर रूम, किचन, छत पर, बालकोनी में, लेकिन वह कहीं नहीं नजर आ रही थी। खुशी खुशी कहाँ हो पुकारते पुकारते मेरा गला बैठ गया था। जाने कैसी आशंकाएं मन में आ रही थी और रूह कांप जा रही थी। खुशी का पता नहीं चल रहा था। अगल बगल के घरों में बहाने से जाकर पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। रिश्तेदारों से भी जानकारी ली, वो अपने मायके भी नहीं गई थी। गिनी चुनी सहेलियों के यहाँ भी नहीं गई थी। अब तो मेरा दिल बैठने लगा था। किसी एक्सीडेंट या अनहोनी की आशंका मुझे सताने लगी, क्योंकि गार्ड ने उसे एक बैग लेकर टैक्सी में जाते देखा था। घर में शांति थी। मंदिर में धूप बत्ती की गमक थी। गमलों में पानी था। ड्राइंग रूम की कैबिनेट पर बिल वगैरह रखे हुए थे। किचन में शॉपिंग लिस्ट में ग्रोसरी लिखी थी। धुले हुए कपड़े तक रखे हुए थे प्रेस करने के लिए। किचन में खाना बना हुआ रखा हुआ था। फ्रिज में मेरा मनपसंद मिठाई भी रखी हुई थी। सुबह के लिए बादाम भी भिगोकर रखा हुआ था। हालांकि डाइनिंग टेबल पर बस एक ही प्लेट लगी हुई थी, लेकिन मुस्कान आखिर थी कहाँ? घुमा फिराकर मैंने उन सबसे पूछ चुका। क्या मैं अपने बेटी प्रत्यूषा को कॉल कर कर पूछूं? पर 2 दिन पहले ही तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन कराकर हम वापस लौटे थे। खुशी वहाँ क्यों जाएगी? सर पकड़कर मैं कुर्सी पर बैठ गया। इस सच्चाई से अब मैं और भाग नहीं सकता था कि खुशी वाकई चली गई थी, लेकिन कहाँ और क्यों? इस वक्त घर में मेरी पसंद की कोई डब मूवी चल रही है या कोई न्यूज चैनल चिढ़ा रहा है। सोफे पर पसरा हुआ मैं फ़ोन में नज़र गड़ाए होता। खुशी बुदबुदाती जाती, वॉल्यूम कम कर दीजिए ना, प्रत्यूषा पढ़ रही है। खाना लगा दूं? काफ़ी। प्रत्यूषा की एग्ज़ाम है परसों और संडे को सोसाइटी की मीटिंग है। इस बार ज़रूर अटेंड कर लेना। भैया का बर्थडे है, कॉल कर लेना, विश कर देना उन्हें। मैं उसको बातों पर बस हाँ में जवाब दे दिया करता था। निगाहें फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी रहती और अंगुलियां खटखट मैसेज टाइप करती रहती। खुशी की चटर पटर के बीच खूबसूरत मोहतरमा से गुफ्तगू चल रही थी। कहीं वो ऑफलाइन हो गई तो? खुशी तभी तुनकती, सभी ठंडी सांस भरकर चली जाती। लेकिन इस वक्त मुझे ख्याल आ रहा था कि पिछले कुछ वक्तों से वह कुछ बदली सी नजर आ रही थी। बजाय टोकने के चाय के कप के ऊपर उसकी गहरी आंखें मुझ पर टिकी रहती थी। उसकी वे खामोश निगाहें मुझे कभी कभी असहज कर जाती थी। कभी कभी मैं पूछ लेता, खुशी कुछ हुआ है क्या? तो वो ना में सिर हिला देती और दोबारा अपना ढर्रा पकड़ लेता। लेकिन आज मुझे उसका चेहरा याद आ रहा। उसकी लंबी सी बिंदी और आंखों के कोड़े पर जरा सा बिखरा हुआ काजल। वो सुरमई आंखें जिसमें खुशी के रंग उतनी ही तेज से खिलते थे जितने तेजी से उदास के बादल। वो होंठ जो मुस्कुराकर काम किया करती थी। उसके बदन में सिमटी धूप जो वक्त के साथ जैसे सुनहरी होती जा रही थी। तभी फोन घनघनाया। मैं जल्द से उसे चेक किया, पर वह प्रिया का मैसेज था। हाय डार्लिंग। आदतन मैं उसे लाल रंग वाला दिल भेज दिया। तभी रानी का थम्स अप आ गया। मैंने कल उसे मूवी के लिए पूछा था, लेकिन आज मेरा मन किसी चैट में नहीं लग रहा था। मन में वो मैसेज स्क्रॉल करने लगा जो मैंने खुशी को भेजे थे। कोई हार्ट नहीं, कोई आई लव यू नहीं। भला अपनी ही बीवी को इक्स जताने की क्या जरूरत, वह भी शादी के 20 वर्षों बाद? फिर वे सोचने लगा, आज बेहद अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ? पुलिस में रिपोर्ट भी करूँ कि मेरी पत्नी उम्र 45 साल कहीं लापता है? तो उसके क्या, क्यों और कैसे का जवाब मैं क्या दूंगा? उसकी गुमशुदगी की मेरे पास कोई वजह ना थी, ना किसी पर शक था। बस उम्मीद है कि देर सवेर खुशी लौट आएगी। पत्नियां तो वो डोर होती है जो मटर गश्ती करते शौहरों को भी घर तक खींच लाती है। वो थोड़े ही ना कभी अपना घर छोड़ करती। यह सब सोचते हुए मुझे कुछ हल्का महसूस हो रहा था। भूख भी लगने लगी थी। कुर्सी पीछे सरकाते हुए मैं उठ ही रहा था कि तभी खिड़की से आती तेज हवा संग फुहारा मुझे भिगोती चली गई। खिड़की बंद करके मैंने जल्दी से जमीन पर बिखरे उस बिल और रसीदों को समेटने लगा जिन्हें खुशी
कैबिनेट के ऊपर एक ट्रेल में संभाल कर रखा करती थी। तभी उसमें एक अलग सा पन्ना देखकर मैं ठिठक गया। किसी डायरी से जल्दबाजी में फाड़ा गया पेज लग रहा था। वो भीगने से उसकी स्याही फैल गई थी। मैंने अपनी शर्ट की जेब से चश्मा निकाला, पहना और उस कागज को अपनी हथेली से पोंछकर सीधा करते हुए उन अक्षरों को पढ़ने लगा जो पूरी तरह से धुंधली नहीं थी। पखर जा रही हूँ क्योंकि मेरे अनकहे एहसास अब तुम्हारे दिल तक नहीं पहुँचती। थक गई हूँ अब हमारे गठबंधन का एक सिरा अकेले थामे थामे, शादी के 7 वचनों को अकेले निभाते हुए। इसके बाद पन्ने में काफ़ी लफ्ज डगमगाए हुए थे। बमुश्किल बीच में एक और वाक्य दिखा। अब घर से जोड़ी वो आखिरी डोर भी टूट गई है। अपनी गुमशुदा जिंदगी अब तो खोजनी है मुझे। इस आधे अधूरे से खत ने मुझे हिला के रख दिया। शादी के 7 वचनों को अकेले निभाने से क्या मतलब था उसका? खिड़की के कांच से टकराती बूंदों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। मेरे जहन में मचलते ढेरों ख्याल भी शायद उतना ही शोर कर रहे थे। उस खत को लहराकर सुखाते हुए मैं कमरे की सारी लाइटें जला चुका था। अपने चश्मे को दोबारा पोंछकर उस कागज के धुंधले लफ्जों को पढ़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी उलझन में मुझे ख्याल आया कि मेरा फ़ोन लगातार बज रहा था। मैंने उठाया, पर इस बार भी खुशी का नहीं बल्कि रीका का था। रीका मेरी सेक्रेटरी थी, जिससे मेरी संबंध प्रोफेशनल ना रहकर निजी होते जा रही थी। यस रीका, मैंने कुछ थकी आवाज में कहा। उधर से उसकी शोक आवाज सुनाई दी। परसों कॉन्फ्रेंस है सर, हैदराबाद में। आपकी भी टिकट बुकिंग करा दूं? उसकी जल तरंग सी आवाज़ जो मेरे सारा तनाव गायब कर दिया करती थी, आज मेरी उलझन और बढ़ा गई। उसकी जगह मुझे खुशी की धीमी और ठहरी हुई आवाज़ सुननी थी। अनजाने में ही मेरी लफ्ज सख्त हो गई। लीव इट सारिका एंड डोंट डिस्टर्ब मी। कॉल कटकर मैंने बरामदे में पड़ी रॉकिंग चेयर पर बैठकर आगे पीछे ढूंढने लगा। पहले कभी सोचा नहीं था कि अपनी पत्नी को मैं इस कदर मिस करूंगा, लेकिन कर रहा था। अपने शादीशुदा रिश्तों को जिस निश्चिंतता के पीछे अपनी फीलिंग बड़ी होशियारी से छिपाता था, उसकी कीमत आज महसूस कर रहा हूँ। शादी के शुरुआती सालों में उसे मेरे इस मचलेपन का आभास हुआ तो बहुत बुरा लगा था उसे। वो सब याद करके मेरे सर में दर्द की हल्की धमक होने लगी। प्रत्युषा के पहले जन्मदिन पर उसने मुझे पहला खत लिखा था। पखर, ये कितनी प्यारी बात है ना कि हमारी बेटी ने आकर हम दोनों को और नज़दीक ला दिया। हमें अच्छे मम्मी पापा बनने के साथ बहुत अच्छे पति पत्नी और दोस्त भी बन रहे हैं, है ना पखर? जवाब में उसने सीने से लगाते हुए मैंने उसे अपनी आंखों में झांकने से रोक दिया था, वरना वह जान जाती कि मेरे मन चल दिल तो किसी और के पहलू में धड़कने लगा था। यादें जो बूंद बूंद करके रिसना शुरू करती है, जल्द ही सैलाब ले आती है। खुशी की तस्वीर एक एक करके, खुशी की एक एक यादें मेरे सामने घूमती जा रही थी। ये तुम मेरी पीठ पर गुदगुदी सी क्या करती हो? स्कूटर चलाते हुए मैंने मुड़ कर उससे पूछा था। उसका चेहरा लाल हो आया था। नाम लिखा करती हूँ। मैंने पूछा, किसका? उसका हिचकिचाते हुए जवाब आया, अपना, ताकि तुम्हारा भी वजूद में अपने जीवन साथी का नाम हमेशा के लिए बच जाए। मैं जोर से हंस पड़ता। उसका चेहरा उतर गया। रियर व्यू मिरर में उसकी नम आंखें दिखी तो मुझे यह एहसास हुआ कि यह बात उसके लिए वाकई अहम थी। कुछ वक्त तक मैंने अपने मन पर काबू रखा, लेकिन एरनी आई और तभी बाहर तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और चौंक कर मैंने वर्तमान में आ गया। ऐसे बुरे मौसम में कहाँ होगी खुशी? जिंदगी में केवल एक बार उसने घर छोड़ जाने की कोशिश की थी, वो भी कोई 10 साल पहले, जब उसने एक लड़की के साथ मुझे घूमते हुए देख लिया था। अरे पुराने कॉलेज के टाइप की दोस्त थी यार। देखो खुशी, शक ना करो तुम, कहते हुए मैंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा झूठ पकड़ लिया था। पहली बार उसकी बड़ी बड़ी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। इस किस्म के बहाने बस तुम्हारे हिस्से क्यों? समझौता केवल मेरे जिम्मे कैसे? अच्छा ये बताओ, अगर इस मुद्रा में मैं अपने ही किसी कॉल दोस्तों के साथ घूम रही होती तो क्या तुम बर्दाश्त कर लेते? मैं अंदर तक सिहर गया था। फिर कोई 2 साल तक मैंने खुशी के सिवा कहीं और ध्यान नहीं दिया। प्रत्युषा और उसके इर्द गिर्द मेरी दुनिया सिमट कर रह गई थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद भटकाव फिर मेरे अंदर आ गया। हालांकि वो छोटे मोटे अफेयर केवल वक्त गुजारने का जरिया थे,
खुशी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो, ऐसा मैंने खुद को समझाया करता था। लेकिन खुशी का चेहरा दिनों दिन फीका पड़ता जा रहा था, आंखें बुझती महसूस होने लगी थी। कुछ दिन पहले ही मैंने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा था, मगर उसने एक खत पकड़ा दिया था। उस खत की याद से मुझे बिजली की कौंध गई। मैं जल्द ही उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तब मैंने उसे बिना पढ़े यूं ही कहीं रख दिया था। पढ़ लेना चाहिए था। हड़बड़ी से बेडरूम में पहुंचकर मैंने अपनी अलमारी खोली और उस खत को खोजने लगा। करीने से लगी अलमारी के सामान सब तरफ बिखरा हुआ था। कोई आधे घंटे बाद आखिरकार वह खत मुझे नजर आ ही गया। झटपट उसे उठाते हुए मैंने चश्मा लगाया और पढ़ने लगा। पखर, तुम दरअसल मेरे प्यार को जीत की ट्रॉफी की तरह समझते हो। जब तक नहीं मिलता उसके पीछे भागते हो। जिस दिन मिल जाता है सजाकर रख लेते हो उसे। किसी कोने में धूल खाते गहने और नयापन तलाशने की अलग राह पर बढ़ जाते हो। तुम ये नहीं जानते कि वह प्यार धीरे धीरे मरता चला जाता है। आगे पढ़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, तुमने तो शायद गौर भी ना किया हो, अब मैं तुमसे नहीं लड़ती, कुछ पूछती भी नहीं। हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे बचाने की कोशिश की जाए। जिंदगी में एक ही बार प्यार किया मैंने तुमसे, पर समझ लो कि प्यार से भी बड़ी होती है इज्जत, जो तुमने कभी भी मेरी नहीं की। तुम्हारे उस खोखले प्यार के ऊपर मैंने अपना आत्मसम्मान को चुना है पखर। अब मेरे इस घर में रुकने की वजह केवल हमारी बेटी है। उसके कॉलेज जाने के लायक होते ही मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो जाओगे। वैसे तुम्हारी वो बेज्ञानी जो मुझे इस फैसले तक पहुंचा सके, हमारी शादी के एल्बम में रखिए। मैंने शेल्फ की तरफ रुख किया और जल्दी से एल्बम को खोलकर देखने लगा। एक बार फिर मेरी जिंदगी के खुशनुमा 20 साल मेरे सामने तैरने लगे। तभी एक रसीद उसमें से निकल पड़े। उस पर निगाह डालते हुए मैंने पूरी तरह से चौंक पड़ा। उस होटल की रसीद थी जिसमें कुछ वक्त पहले मैं ठहरा था। उसकी लॉन्ड्री के बिल में एक लेडीज ड्रेस भी शामिल थी। मेरी सेक्रेटरी के साथ मेरे होने का सबूत था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। यानी खुशी जानती थी सब कुछ। मैं सर थामे नीचे जमीन पर बैठा चला गया। अधगली पुर्जे पर लिखे उसके लब मेरे जहन में चुभने लगे थे। कितना गलत था मैं। खुशी को फॉर ग्रांटेड लेकर उसका इस्तेमाल किया था मैंने। इस बेबुनियाद सजा की कोई माफ़ी नहीं थी। मेरे झूठ और धोखे की इमारत मेरे ऊपर भड़भड़ाकर गिर रही थी। मेरे धड़कनें धीरे धीरे डूबती जा रही थी। दूर कहीं मेरे फ़ोन बज रहा था, लेकिन अब उठाने की ना मुझ में ताकत थी ना इच्छा। मुझे पता था वो फ़ोन खुशी का नहीं हो सकता।